हेलो एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी डिज़ायर। हम अभी जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि चैप्टर है क्लास 10th बायोलॉजी का। अब इसमें मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो हमारा टॉपिक चल रहा था अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें कि हम पहले मेरे 2-3 वीडियोस पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ऑर्गन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक ओव्यूलेशन। सो हम आज कंटिन्यू करेंगे ओव्यूलेशन से। पहले बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हमने ऑर्गन्स देखे थे। उसका डायग्राम देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये डायग्राम फिर से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो मैं आगे अभी पढ़ाने वाली हूँ तो आपको ये क्लियर रहे। हमने इसमें बात की थी, ये बीच का जो पार्ट है दिस इज अ यूट्रस। उसका ऊपर का पोर्शन से हम कहते हैं यूटेराइन फिंडस, और ये इस पार्ट को हम कहते हैं यूट्रस, जहाँ पर कि फीटस का ग्रो करता है फीटस। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके जो दोनों साइड में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब है ये क्या होता है? यूटेराइन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब। इसमें हमने देखा था इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट होता है नियर द ओवरीज उसे हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम। फिर बीच का पार्ट जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? एम्प्यूला। एंड द लास्ट वन इज जो पार्ट यूट्रस से कनेक्टेड होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। उसके बाद में हमने देखा था कि जो फैलोपियन ट्यूब के दोनों साइड में क्या होता है? ओवरीज होती हैं, और ये लिगामेंट से अटैच होती हैं यूट्रस से। अब यही ओवरीज होती हैं जिनमें कि एग का प्रोडक्शन होता है, एग और ओवा का प्रोडक्शन होता है। ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद में जो लोअर पार्ट है दैट सर्वाइकल कैनल, देन सर्विक्स एंड लास्ट फाइनली द वेजाइना। हम आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे ओव्यूलेशन से। ओव्यूलेशन। अब हमने ओव्यूलेशन के बारे में थोड़ा तो प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। यहाँ पिछले वीडियो में हमने क्या बात की थी कि ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ओव्यूलेशन मतलब कि जो एग रिलीज होता है ओवरी से, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। हम लिखेंगे द process in which egg is released from the mature egg is released from the ovary. Process in which mature egg is released from the ovary. अब हम जानते हैं कि हर मंथ किसी भी एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है। अब ये जो एग रिलीज हुआ ना, ये क्या करेगा? इट विल मूव डाउन टू द फैलोपियन ट्यूब। द released egg, it will move to fallopian tube. That means where the site of fertilization. और यहाँ पर ये एग कितने समय के लिए रहता है? egg stays for 12 to 24 hours। इतने टाइम के लिए ये जो एग है ये रहता है फैलोपियन ट्यूब में। अगर उस समय में स्पर्म आकर के उसे फर्टिलाइज कर देता है, दैट मीन्स लाइक इट इज़ अ चांस ऑफ कंसीव। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तब क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन। दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोल सकते हैं? द ब्लीडिंग अकर्स इन द फीमेल्स आफ्टर दिस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, ब्लीडिंग अकर्स इन द फीमेल्स। दैट्स अ मेंस्ट्रुएशन। इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने देखा ओव्यूलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे आते हैं, आगे हम बढ़ते हैं।
ओव्यूलेशन मतलब क्या हो रहा है सबसे पहले कि जो ओवरीज है, ओवरी, इसमें क्या होता है, इट कंटेन ए मेच्योर एग, ये कंटेन करता है, कंटेन ए मेच्योर एग। अब ये एग क्या होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जब होते हैं ना, सो ये एग धीरे धीरे ग्रो करते हैं, मेच्योर होते हैं, और फाइनली जो प्राइमरी फॉलिकल वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में, फिर फाइनली रप्चर हो जाता है, तो जो मेच्योर एग है वो रिलीज होता है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में ओवरी में लाइक देयर आर thousands of immature egg, thousands of immature एग होते हैं ओवरी में। अब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ओके, इट कॉज लाइक वन ऑफ द एग टू डेवलप एंड मैच्योर इन द फॉलिकल। सो हम लिखेंगे ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, each menstrual cycle, हर menstrual cycle के टाइम में क्या हो रहा है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दैट इज FSH which is released from पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ग्लैंड होता है जो रिलीज करता है हार्मोन। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के तो मास्टर ग्लैंड होता है जो हार्मोन रिलीज करता है ना, वो हार्मोन क्या करता है, दूसरे जो ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं उनका हार्मोन रिलीज करने के लिए। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो रहा है इसे हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ये क्या करता है, जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज में उनको स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इस कारण से क्या होता है, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, सो ये कॉज करता है FSH, कॉज लाइक एग, वन ऑफ द एग टू बिगिन मेच्योर एंड रिलीज फ्रॉम द ओवरी। सो कॉज वन ऑफ द एग, एग क्या होगा, अब डेवलप करेगा, ग्रो करेगा और क्या होगा, मेच्योर होगा, ठीक है। टू डेवलप, एग टू बिगिन डेवलप होगा, ओके, एंड दिस लाइक फ्रॉम द दिस इट टेक्स प्लेस इन, और ये सब कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल होता है, काम करते हैं हम इसको नए तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल होता है, फॉलिकल, ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल ये इसके जो सेल्स है प्रोलिफरेट करते हैं, और जो अंदर एग है वो भी मेच्योर होता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है, और फाइनली ये बना लेता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के एग से फिर से वो प्रोलिफरेट करते हैं और वो डेवलप होता है एग, और अब क्या हो जाता है, ये टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के बाद में फाइनली फॉर्म होता है ग्राफियन फॉलिकल। सो पर्टिकुलर ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, ये क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली जिसमें कि एग जो है वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। और अब इस स्टेज तक, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहला स्टेज क्रॉस करके पार करके दूसरा स्टेज, तीसरा, फिर चौथा। सो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है लाइक इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, और साथ ही साथ में इसमें जो ओवम है वो डेवलप कर चुका होता है। अब फाइनली ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इट विल रप्चर, और ये क्या करेगा, अब रिलीज करेगा एग,
एग। सो अब ये जो एग होता है ये कैसा एग होता है? इट इज मेच्योर एग और द ओवम। सो अब हम इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। एवरीवन, हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज अ डायग्राम ऑफ मेमेलियन ओवरी। ये ओवरी का डायग्राम है। अब ये लिगामेंट है जिससे कि ये यूट्रस से अटैच होता है ताकि ये इसकी जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है। बेसिकली इट स्टेबलाइजेज द पोजीशन ऑफ द ओवरी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो इमेचर एग्स की। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हर ओवरी में स्टार्टिंग में मिलियंस ऑफ इमेचर एग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रीमॉर्डल फॉलिकल होते हैं। अब क्या होता है, ये इनके जो सेल्स हैं, आउटर सेल्स हैं, दे विल प्रोलिफरेट, दे विल डेवलप, और जब वो प्रोलिफरेट करेंगे तो उनके अंदर का जो एग है ये भी क्या होगा, डेवलप करेगा। सो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये क्या होता है, हमारा प्राइमरी स्टेज होता है जिसमें कि एग जो होता है वो इट लाइक डेवलप टू बिगिन टू डेवलप। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब बाहर का जो सेल्स है वो दे आर लाइक प्रोलिफरेटिंग और जो एग है वो भी डेवलप कर रहा है। सो ये हमारी कौन सी स्टेज आती है? इट इज सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी फॉलिकल हो जाता है ये। और ये जो बाहर की जो सेल्स है जो प्रोलिफरेट कर रही है हम इसे क्या बोलते हैं? थेकल सेल्स। अब थर्ड आता है, थर्ड जो कि टर्शरी फॉलिकल है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं और इसी स्टेज में हमें एक कैविटी दिखती है जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। सो ये टर्शरी फॉलिकल। फाइनली ये फिर ग्रो करता है और डेवलप करता है और बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में ही जो एग होता है अब ये मेच्योर हो चुका है, नाउ इट इज रेडी टू रिलीज फ्रॉम दिस, और इसमें ये जो फॉलिकुलर फ्लूइड भी फिल्ड होता है ना। फाइनली जब ग्राफिन फॉलिकल पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, मतलब जो एग पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, तभी जो ग्राफिन फॉलिकल इट विल कम क्लोज टू द वॉल ऑफ द ओवरी, देन द वॉल ऑफ द ओवरी एंड द ग्राफिन फॉलिकल विल रप्चर एंड इट रिलीजेस द एग। अब जब ये एग रिलीज हो जाता है तो ये कहाँ एंटर कर जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, और फाइनली ट्रैवल करके पहुंचता है फर्टिलाइजेशन साइट तक। अब हम ओवरीज के अंदर कुछ ये ब्लड वेसल्स भी देख सकते हैं। अब फाइनली जब ये एग रिलीज हो जाता है, जो फर्टिलाइज्ड एग रिलीज हो जाता है, अब क्या होगा? अब ये जो हमारा रप्चर्ड फॉलिकल है बेसिकली, अब ये बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम। सो अब ये क्या है? डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? अगर मान लीजिए एग जो है ये फर्टिलाइज हो जाता है किसी मंथ में, अगर दिस एग इज फर्टिलाइज्ड, देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड दिस हार्मोन हेल्प्स टू कंसीव, or this like corpus luteum, it is a space which is like filled with the blood. Now if in case any of the month the egg is not fertilized, then what happen? This corpus luteum starts to degenerate and it will become like the corpus albicans. और फिर क्या होगा? वापस से जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो immature eggs है they are developing, okay, from primary follicle to the secondary follicle to tertiary and finally graphene follicle, and finally from this graphene follicle the mature egg is released. So at this time the luteinizing hormone, that is LH, it is released from the pituitary gland. ये कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब ये जो हार्मोन है ये कॉज करता है जब एक पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है। कब हम बात कर रहे हैं? जब एक पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। सो अब रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड इट ये कॉज करता है फॉलिकल टू रप्चर, follicle to rupture and release the ripened ovary and release the ripe
ओवरी। और इसी वजह से जो हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, सो ये स्टिमुलेट करता है इस फॉलिकल को ताकि रप्चर हो और एग रिलीज हो। सो यहाँ पर अभी तक हमने जो हार्मोन्स की बात की है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो कौन कौन से हैं? FSH एंड LH। इन दोनों के फंक्शन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब दो हार्मोन्स और होते हैं जो कि रिलीज होते हैं ओवरी से। सो वो कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो इन दोनों हार्मोन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। So the first hormone we are going to discuss about is the estrogen. Now this estrogen, it is released from the ovary. ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। So we can write here it is female sex hormone. अब एस्ट्रोजन का अगर हम फंक्शन की बात करें, सो लाइक इट इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवरी, और वी कैन से from it is like released from the specific cells of the Graafian follicle. So हम यहाँ पे लिखेंगे secreted by the specific cells of Graafian follicle. अब हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? एस्ट्रोजन बेसिकली कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल में। सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट हेल्प्स टू डेवलप एंड मेंटेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स एंड ऑल्सो लाइक इट इसे हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल में, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर्स और enlargement ऑफ द ब्रेस्ट एक्सेट्रा, लाइक दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन. So let us write one by one. It actually stimulates it. ये स्टिमुलेट करता है जो डेवलपमेंट होता है किसका? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट of female reproductive system. और हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? दूसरा ही क्या करता है? लाइक इट इज रिस्पॉन्सिबल और इट stimulates the development of the accessory sex characters or the secondary sexual characteristics. So here we can write it stimulates the development of accessory sex characteristics. इसे हम secondary sexual characteristics भी बोलते हैं. Accessory sex characters. So अब ये क्या क्या हो जाएंगे? Such as enlargement of the breast, enlargement of breast. Secondly, जो broadening होती है pelvis की, broadening of pelvis. और लास्ट हम बोल सकते हैं जो कि ग्रोथ होते हैं प्यूबिक हेयर के, and also the onset of the menstrual cycle. So growth of pubic hairs or last onset of menstrual cycle. So these are all characters controlled by the hormone estrogen. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम डिस्कस करेंगे दूसरा हार्मोन, जो कि दूसरा हार्मोन रिलीज होता है ओवरी से. वो क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन. सो द नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन. अब ये जो हार्मोन होता है इट इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवरी, और ओवरी के किससे पार्ट से होता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था. हम जाते पिछले पेज पर.
यस। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है और ओवम रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, कॉपर्स ल्यूटियम डेवलप करता है और फॉर्म कर लेता है। अब ये कॉपर्स ल्यूटियम क्या करता है, यही प्रोड्यूस करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। सो अब मेन इसका फंक्शन क्या होता है, लाइक इट हेल्प्स फॉर कंसीव। अगर एग फर्टिलाइज हो गया है सो अब ये क्या करेगा, जो हमारी जो यूट्रस की इनर वॉल है उसे वो क्या करता है, उस डेवलप करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है, उसके डेवलप में हेल्प करता है। जो इनर वॉल है एंडोमेट्रियम वो थिक होती है। सो आइए हम लिखते हैं इसके बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किससे कहाँ से रिलीज होता है। सो इट इज secreted by the corpus luteum, by the corpus luteum, corpus luteum से ये secrete होता है, जो कि बनता है अब जबकि ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। ओके अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स टू कंसीव। सो लाइक इट प्रिपेयर्स, ये प्रिपेयर करता है जो यूट्रस की इनर वॉल है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके, ताकि क्या हो, जब फर्टिलाइज एग यूट्रस में आएगा सो दैट इट कैन ईजिली एम्बेडेड इन द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। ओके, इट प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम। अब अगला हम और क्या बोल सकते हैं, इट ऑल्सो ट्रिगर्स अ लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू थिकन सो दैट इट कैन एक्सेप्ट द फर्टिलाइज एग। इट ऑल्सो triggers the lining of the, या फिर हम बोलेंगे इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस टू thicken, it is actually thicken to accept the fertilized egg, ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को एक्सेप्ट कर सके। और फाइनली वहीं से क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ओके एंड लाइक इट बेसिकली मेंटेन द प्रेगनेंसी। सो हम लिख सकते हैं इट मेंटेन, या फिर मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी ऑल्सो कर, मेंटेन प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है। सो यहाँ पे हमने क्या बात कर ली कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब स्टिमुलेट करता है जो यूट्राइन की इनर वॉल है उसे थिक करने के लिए। ओके दैट इज एक्चुअली फॉर्म होता है, क्या होता है, चेंजेस अकर होता है यूट्रस में। सो इसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस इन यूट्रस। क्लियर है। सो यहाँ पर हमने देख लिया सेकेंड हार्मोन जो कि रिलीज होता है ओवरी से। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट हार्मोन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन। अब ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये भी सिक्रीट होता है, ये भी प्रोड्यूस होता है कहाँ से, कॉर्पस ल्यूटियम से। प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन इसका अलग ही रोल है। जब हमने प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा था वो भी प्रोड्यूस होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। सो वो प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में रिलीज होता है। लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन कब रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन से, कॉर्पस ल्यूटियम से, जबकि जेस्टेशन पीरियड का एंड आता है व्हेन लाइक द बेबी इज कमिंग आउटसाइड। सो द हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम इज रिलैक्सिन। बेसिकली दिस हार्मोन इट हेल्प्स इन द ईजी बर्थ ऑफ द बेबी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कब रिलीज होता है, रिलीज एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड। और ये इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन इजी
बर्थ ऑफ बेबी। सो ये हार्मोन रिलीज होता है ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं यूट्रस में, ठीक है, और उसी के कारण से जो बेबी का बर्थ होता है। सो यहाँ पे हमने देखे 3 हॉर्मोन्स विच आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे ओव्यूलेशन में, सॉरी, हम ओवरी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा भी, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो प्राइमरी फॉलिकल, जो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल होते हैं वो ग्रो करते हैं और फिर फाइनली फॉर्म कर लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, फिर ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है ओवरी, ओवरी से रिलीज हो जाता है एग। अब वो एग कहाँ जाता है? नाउ that egg reaches to the fallopian tube. Egg which is released from the ovary reaches to fallopian tube. fallopian tube कहाँ पे? जहाँ पर किसका फर्टिलाइजेशन साइट है। अब वहाँ पर ये करीबन 12 to 24 आवर्स तक रहता है। अब अगर इस बीच में स्पर्म आ जाता है, इफ स्पर्म रीचेस, और वो फर्टिलाइज कर देता है एग को, ओके, इफ रीचेस एंड, हम लिखेंगे एंड फर्टिलाइज एग, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद में फॉर्म होता है जाइगोट, ठीक है। अब जैसा कि हमने यहाँ तक देख लिया है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फर्टिलाइजेशन की इवेंट। लेकिन फर्टिलाइजेशन पे जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा oogenesis को। सो पर्टिकुलर oogenesis मतलब क्या होता है? जैसा कि हमने मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेच्योर स्पर्म सेल्स, उसी तरह से oogenesis होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर एग सेल्स। जो हमने ओव्यूलेशन पढ़ा था, आप उसको इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है कि रिलीज होता है जब मेच्योर एग ओवरी से, वो होता है ओव्यूलेशन। लेकिन oogenesis, अगर मेच्योर एग रिलीज हो रहा है ओवरी से, सो उसके पहले उसका डेवलपमेंट, उसका फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सो oogenesis प्रोसेस होती है जिसमें कि फॉर्मेशन होता है मेच्योर एग सेल्स का। So basically जो cells different it undergo differentiation, okay, and like it further finally it matures. So like it developed from the primary oocyte and it matures and finally it forms the mature egg. So हम क्या बोल सकते हैं? It developed from, ये develop करता है, it develop from primary oocyte, ये प्राइमरी oocyte से डेवलप करता है, फिर क्या फॉर्म कर लेता है? सेकेंडरी oocyte। फाइनली फिर ये क्या फॉर्म करेगा? ये मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर एग या फिर ओवम फॉर्म कर लेगा। अब जब ये मेच्योर हो जाता है तभी ये रिलीज होता है ओवरी से। सो बेसिकली oogenesis इज इनिशिएटेड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये कब इनिशिएट हो जाता है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे oogenesis is initiated in the embryonic stage। अब हम इसका डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि किस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से जर्म सेल से प्रोड्यूस होते हैं ये जो एग सेल्स या फिर गैमीट्स, ठीक है, जर्म सेल से प्रोड्यूस होते हैं। सो हम नेक्स्ट पेज पे oogenesis की प्रोसेस को भी समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि जो oogenesis है दैट मीन्स जो ओवम फॉर्म हो रहा है ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड होते हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं oogenesis, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले oogoनियम होता है
जो कि प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब सॉरी, प्राइमरी oocyte इसके बाद फॉर्म होगा, जिसमें कि oogonia के बाद फॉर्म होता है प्राइमरी oocyte। oogonia सबसे पहले क्या होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। नाउ इट विल अंडरगो माइटोसिस होगा और फॉर्म कर लेगा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि इट हैज़ अंडरगोन माइटोसिस। अब इसके बाद में मियोसिस होता है, जो कि होता है रिडक्शन डिवीजन। अब रिडक्शन डिवीजन से बाद में फॉर्म होता है सेकेंडरी oocyte, जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब फाइनली वापस से मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 के बाद में वी गेट 4 सेकेंडरी पोलर बॉडी, जिसमें से सिर्फ एक जो है इट विल डेवलप एंड फॉर्म द ओवम। बाकी की जो 3 होते हैं, दीज आर द 3 पोलर बॉडीज। अब यही ओवम होता है जो कि मेच्योर हो चुका है और ये रिलीज हो जाता है ओवरी से। ओके, सो इसीलिए हम बोलते हैं इसको oogenesis। दैट मीन्स oogenesis का हम मतलब क्या समझ रहे हैं, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है और पर्टिकुलर क्या होता है, इट इज़ अ ग्रोथ प्रोसेस जिसमें कि जो प्राइमरी एग सेल है ये बनता है, कन्वर्ट होता है मेच्योर ओवम में। सो इट इज ग्रोथ प्रोसेस जिसमें कि क्या हो रहा है, इन विच प्राइमरी एग सेल या फिर प्राइमरी oocyte हम बोलेंगे, oocyte develops into mature egg। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना, जो प्राइमरी oocyte है ये डिप्लॉयड होता है और जो मेच्योर एग होता है वो हैप्लॉइड होता है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले क्या होता है, oogonia, ठीक है। oogonia क्या होता है, ये डिप्लॉयड होगा। नाउ इट विल अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म्स द प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अब आगे होगा मियोसिस, जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन से फॉर्म होगा सेकेंडरी oocyte। अब क्योंकि रिडक्शन डिवीजन से फॉर्म हुआ इसीलिए क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। और सेकेंडरी oocyte के बाद में फाइनली ये फॉर्म कर लेगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी ये भी कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है। और फाइनली जो 4 सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनमें से एक एग इट विल डेवलप एंड फॉर्म द ओवम, और ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब इसमें पर्टिकुलर क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज हो रहा है, जो स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। सो स्टेजेस इन्वॉल्व इन oogenesis इज, सबसे पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, स्टेजेस इन्वॉल्व इन oogenesis। सबसे पहले होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर दूसरा आता है ग्रोथ फेज जबकि सेल्स ग्रोथ करती हैं, और फाइनली जो सेल है वो मेच्योर हो जाती है। सो लास्ट आएगा मैच्यूरेशन फेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देर आर 3 स्टेजेस इन oogenesis, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज। अब हमने यहाँ पे इनमें क्या देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब जो oogonia से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी। सो यहाँ पर जो हो रहा है वो रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, मतलब मियोसिस हो रहा है। सो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेल्स। फाइनली फिर यहाँ से जो सेकेंडरी पोलर बॉडी से ये ग्रो करेंगे और मेच्योर करेंगे और फाइनली फॉर्म कर लेंगे ओवम। सो यहाँ तक हमने समझा oogenesis को। सो पर्टिकुलर oogenesis में जो oogonia है इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स 2n है, प्राइमरी oocyte में भी 2n होंगे, ठीक है, क्योंकि माइटोसिस हुआ है। फिर अब मियोसिस होगा, तब जाकर के रिडक्शन डिवीजन होगा और फाइनली फॉर्म होगा एक एग सेल। सो हम जानते हैं हर मंथ एक ओवम, मेच्योर ओवम रिलीज होता है और फिर वो ट्रैवल करके जाता है फैलोपियन ट्यूब तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है फर्टिलाइजेशन।
जैसा कि अब हमने यहाँ तक ओव्यूलेशन और oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ द एग सेल, ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ द एग सेल यहाँ तक पढ़ लिया है। अब जब एग सेल रिलीज हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो पहुँचेगा फैलोपियन ट्यूब में, जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर वहाँ पर एग पहुँच गया और उसी समय सही टाइम पे इफ द स्पर्म सेल रीचेज, नाउ दे बोथ विल फ्यूज द egg cell that is a female gamete and sperm cell that is a male gamete fuse. So इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, एंड फाइनली एंड फॉर्म्स zygote। और क्या फॉर्म कर लेता है, ये फॉर्म करता है zygote. So particular during the sexual intercourse, like some of the the sperms which are like ejaculated through the male penis, and like these sperms swim in the fluid part, which is the semen, actually the semen and the sperms, the fluid part plus the sperm cells at the semen. Now they reaches to the female reproductive tract. From there they have to enter, they have to swim, the sperms have to swim through the vagina to enter the cervical canal and finally reaches to the uterus. From the uterus finally they have to reach to the fallopian tube, where already like if the egg is there. Okay, now the uterus, from there it has to travel to the fallopian tube. Now suppose there's already egg is there. Now the sperm will fuse with the egg and form the zygote. So like this how the sperm has to travel such a long distance. The sperm, the egg cell and the sperms, these are the gametes actually, and they contain the genetic information from the parents. So ये जो genetic information contain करते हैं, suppose like there are 46 total chromosomes, so they contain 23 chromosomes in which they bring the genetic information from their parents. The egg cell contains the genetic information from the mother, whereas the sperm cell contains the genetic information from the father. Now coming to the next. When the sperm cell reaches to the egg, it penetrates the egg. Sperm cell, it penetrates the egg. It penetrates the egg. ये egg को penetrate करेगा और फाइनली फ्यूज कर जाएगा. दैट मीन्स जो दोनों का न्यूक्लियस है दे विल फ्यूज. ओके, और फर्टिलाइज करेगा एग को, जहाँ पर की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंबाइन करेंगे. सो स्पर्म सेल इट पेनिट्रेट द एग एंड फ्यूज विथ इट वेयर genetic information combines. Genetic information combine, जहाँ पर कि दोनों के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंबाइन होंगे. और फाइनली जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि दोनों में ही क्या है 23 क्रोमोसोम्स हैं. सो जो 23 क्रोमोसोम है फ्रॉम स्पर्म इट पेयर विद द 23 क्रोमोसोम इन एग, और ये जो फॉर्म करता है ना जाइगोट, इसीलिए जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो बेसिकली जाइगोट क्या हो जाता है, डिप्लॉयड होता है. अब जाइगोट इट विल स्टार्ट टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. नाउ लाइक हियर फ्रॉम दिस जाइगोट इट इज अ सिंगल सेल. ये क्या है, सिंगल सेल है. अब ये डिवाइड करता है, डिवाइड करते जाता है. ठीक है, कहाँ पर, ये अभी प्रोसेस चल रही है फैलोपियन ट्यूब में ही. सो लाइक दिस जाइगोट इट टेक्स 5 days टू रीच टू द यूट्रस. सो अ फर्टिलाइज्ड एग, और या फिर अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, जाइगोट बोल सकते हैं, या फिर लिखेंगे और अ जाइगोट. It takes about 5 days to reach the uterus. 5 days to reach to the यूट्रस. यूट्रस तक पहुंचने में से 5 दिन लगते हैं. ओके, और ये कहाँ से जाता है, फ्रॉम द
uterine tube, from uterine tube. अब यहाँ से क्या होता है, इट लाइक मूव्स द zygote, इट मूव्स टू द uterine tube. नाउ द zygote divides and develop into the blastocyst, और जिसका जो इनर मास होता है, जो इनर मास ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट आउटर रिंग फॉर्म हो जाती है. सो zygote, it divides and forms the blastocyst. अब blastocyst जो होता है ना, like it will get attached to the inner wall of the uterus. So attaches to inner wall of uterus. Wait a minute. Yeah, I can write over here. Yeah, to inner wall of यूट्रस. यूट्रस की इनर वॉल से अटैच हो जाता है और ग्रेजुअली लाइक इट इम्प्लांट्स इटसेल्फ इनटू द यूटेराइन लाइनिंग. नाउ ड्यूरिंग दिस इम्प्लांटेशन द सेल्स फर्दर डिफरेंशिएट. सेल्स दोबारा से डिफरेंशिएट होती हैं और करीबन 15 दिन के बाद में जो सेल्स होती है ना, दैट विल फॉर्म द एम्ब्रियो एंड बिकम एन एम्ब्रियोनिक डिस्क. सो आफ्टर 15 days क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है जो डेवलप जो कि अटैच हो गया इनर वॉल ऑफ यूट्रस से, इट बिकम्स और डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो. नाउ सो हम अब लिखेंगे फॉर्म्स एम्ब्रियो. एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है ये. अब जो यॉक सैक होता है ना ऑन वन साइड ऑफ द डिस्क, जो कि एम्ब्रियोनिक डिस्क में यॉक होता है एक साइड में, विल बिकम द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक. और जो दूसरा साइड होता है, जो एम्ब्रियन होता है, लाइक फिल्स विद द फ्लूइड एंड विल सराउंड द एम्ब्रियो एज इट डेवलप्स. सो फाइनली हमने आज यहाँ तक पढ़ा है. अब हम अगले जो मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगी उसमें हम पढ़ेंगे ज़ाइगोट के बारे में. ठीक है, उसके बाद में बेसिकली हम डिस्कस कर लेंगे जो स्टेजेस होती है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो जाइगोट से जिसे डिवाइड होके फॉर्म करता है मोरुला, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट, फिर एम्ब्रियोनिक डिस्क, इस तरह से हम स्टेजेस पढ़ेंगे. ठीक है, अब फिर इसके बाद में हम बात कर लेंगे जो हमारा लास्ट बचता है, वो बचता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जो मेंस्ट्रुएशन होता है. और फिर फाइनली हम बात कर लेंगे जो मेनार्च और मेनोपॉज. सो हम यहाँ पहले बात करेंगे मेनार्च एंड मेनोपॉज. मेनार्च और मेनोपॉज के बारे में बात करेंगे. और फिर फाइनली हम कुछ डिस्कस कर लेंगे कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होती हैं, वो हम एक काम करेंगे, वो इसी टॉपिक में कवर कर लेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. और फाइनली हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है पॉपुलेशन कंट्रोल. पॉपुलेशन कंट्रोल. और फिर उसके बाद में हमारा जो एक टॉपिक और बचता है वो होता है जो रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ. reproductive health. सो आज के इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. बाय बाय एवरीवन.